ईरान हॉर्मुज में जहाजों से टोल वसूल रहा है और अब खाड़ी में इंटरनेट ब्लैकआउट भी ला सकता है। या यूं कह लीजिए कि ईरान को हॉर्मुज के जरिए कमाई का एक बहुत बड़ा साधन मिलने वाला है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान की तरफ से टोल वैसे ही वसूला जा रहा है। अब अंडरसी केबल्स पर भी वो टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है, वरना उसका कहना है कि वो दुनिया भर में इंटरनेट का ब्लैकआउट कर देगा। डिजिटल खतरा बढ़ेगा, टैक्स नहीं देने वाले जहाजों का डेटा ट्रांसफर नहीं होगा और इन केबल्स से रोजाना करीब $10 ट्रिलियन का वित्तीय डेटा गुजरने का अनुमान है। ईरान अंडरसी केबल्स के लिए फीस वसूली की तैयारी में है। वो इन केबल्स के माध्यम से दुनिया पर दबाव बना सकता है। अब आपको ये बताती हूँ कि ईरान इन केबल्स के माध्यम से दुनिया पर कैसे दबाव बना सकता है और इससे ईरान को आखिरकार क्या फायदा हो सकता है। तो बड़ी टेक कंपनियों से सालाना फीस से ईरान सालाना उनसे फीस ले सकता है। बड़ी टेक कंपनियों से डेटा ट्रांसफर के लिए ईरान की इजाजत जरूरी हो सकती है और केबल्स के रखरखाव का जिम्मा ईरान की कंपनियों को देने का दबाव भी बढ़ेगा। ईरान की आर्थिक आय बढ़ने के साथ ही डेटा पर निगरानी की तैयारी भी शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय समंदर में बिछे केबल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिनके तहत इन्हें बिछाने का काम और मेंटेनेंस का काम होता है। ईरान भी इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दे रहा है। अब आपको ये बताती हूँ कि ईरान इन कानूनों का किस तरीके से फायदा उठा सकता है और दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला ईरान की तरफ से दिया जा सकता है कि जिस देश से होकर के ये गुजरती है उसी देश को उसका रखरखाव भी करना है और उसी देश को मेंटेनेंस संभाल करके पैसे भी चाहिए होंगे। हॉर्मुज का जो सकरा हिस्सा ओमान और ईरान के नियंत्रण में है, वहां से बहुत सारी केबल्स गुजरती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नेविगेशन के लिए सभी स्ट्रेट खुले हुए हैं। कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को बंद नहीं कर सकता, जैसा कि अभी ईरान ने किया हुआ है, क्योंकि अमेरिका आकर के बीच में बैठ गया है। इस वजह से ईरान ने भी उसे बंद कर दिया। जलीय क्षेत्र में मौजूद केबल्स की मरम्मत के लिए देश की मंजूरी जरूरी होती है, ये कानून भी कहता है। हॉर्मुज में बिछे केबल्स की मरम्मत का काम प्रभावित तेहरान कर सकता है और बिल्कुल करेगा उसे, क्योंकि स्थिति अपने हिसाब से अपने अनुकूल चाहिए है। केबल्स खराब होने पर ठीक करने की इजाजत में देरी ईरान की तरफ से हो सकती है। वो जब चाहेगा तब वहां से इजाजत देगा। वो ये भी कह सकता है कि अभी परिस्थितियां सुरक्षित नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी केबल्स को आप ठीक कर नहीं पाएंगे। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर के प्रक्रिया में वो देरी कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेटा ट्रांसफर इसकी वजह से प्रभावित होगा और सीधी सीधी टेक कंपनियों से वो पैसे की डिमांड भी करने लगेंगे कि यहाँ से होकर के जो भी डेटा गुजरता है, अगर आप चाहते हैं कि वो ठीक रहे तो उसके लिए आपको बाकायदा टैक्स देना होगा। हॉर्मुज में बिछे केबल्स खाड़ी देशों के लिए काफी अहमियत भी रखते हैं। अब आपको ये बताती हूँ कि किन देशों का तकरीबन कितना काम इन केबल्स के माध्यम से डेटा ट्रांसफर पर निर्भर है। सबसे पहले आपको बताती हूँ कुवैत के बारे में। तो कुवैत में केबल से करीब 95% डेटा का ट्रांसफर होता है। वहीं बहरीन में इन केबल से 95% डेटा ट्रांसफर होता है। यूएई की भी यही स्थिति है, 90% डेटा ट्रांसफर होता है। सऊदी अरब में इन केबल से 85% का डेटा ट्रांसफर होता है। अगर आप सोचें कि भारत के लिए क्या, तो भारत के लिए भी यही स्थिति है। भारत के लिए भी स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी अगर यहाँ डेटा केबल्स पर हमला कर दिया जाता है। हॉर्मुज को लेकर के ईरानी मीडिया की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। अब ये पूरी खबर क्या, चलिए आपको बताती हूँ। हॉर्मुज पर ईरानी मीडिया बड़ा दावा कर रहा है और दावा करते हुए कह रहा है कि ईरान के संपर्क में कई यूरोपीय देश है। ये बहुत बड़ा दावा है। ईरान ये कह रहा है कि उसके संपर्क में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। जहाजों के आवागमन को लेकर के बातचीत चल रही है। ये वही यूरोपियन कंट्रीज है जिनके सामने डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में मेरी मदद करो। यूरोपियन कंट्री ने सीधा जवाब दिया कि आपकी लड़ाई आप जानिए। लेकिन ईरान ये कह रहा है, ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के साथ हम संपर्क में हैं और जहाजों के आवागमन को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। और आपको याद भी होगा कि ब्रिटेन की तरफ से सीधे सीधे एक मीटिंग बुला ली गई, एक नहीं बल्कि दो मीटिंग बुला ली गई हॉर्मुज के मुद्दे पर। एक और खबर आ रही है कि यूरोप की ओर अमेरिकी विमान रवाना हुआ है। 11C और 17A विमान यह यूरोप की तरफ रवाना हो चुका है। 11C-17A विमान दरअसल रवाना हुए हैं और यूरोप की ओर से मध्य पूर्व से यूरोप की तरफ ये रवाना हुए हैं। 11-17CA उनकी तरफ से भेज दिए गए हैं। उसके पहले भी ग्लोबमास्टर भेजे गए थे। ये इराक की तरफ भेजे गए थे, लेकिन अब ये दूसरी तरफ में भेजे जा रहे हैं। यूरोप की तरफ इन्हें भेजा जा रहा है। अमेरिकी विमानों का रुख आखिरकार बार बार इतना बदल क्यों रहा है?
क्या इसके पीछे की सीधी सीधी वजह यह है कि आगे आने वाले वक्त में वो एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में हाहाकार लाने वाला है। इस युद्ध में वो बातचीत की कोई भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बयान भी दे दिया है कि मध्यस्थता पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, इसलिए हमने पाकिस्तान पर उपकार कर दिया। ईरान और अमेरिका का जो सीज फायर हुआ है उसे लेकर के बड़ा बयान दिया गया अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पाकिस्तान के ऊपर उपकार है, क्योंकि वो मध्यस्थता कर रहा था। इसलिए उसने कहा कि कुछ नहीं तो कुछ दे दे, वरना दुनिया के सामने वैसे ही थू-थू हो जाएगी। अब 11 C-17A विमान यूरोप की तरफ भेज दिए गए हैं। ये मध्य पूर्व से यूरोप की ओर रवाना कर दिए गए हैं। इराक में तैनाती, इजराइल में तैनाती और अब ये यूरोप में तैनाती। अब देखिए, आपको ये मैप के माध्यम से तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, ग्रीस के ऊपर से आपको निकलते हुए नजर आ जाएंगे। ये दूसरी तरफ जाते हुए ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, इटली को क्रॉस करते हुए ये तैनातियां अलग अलग जगह पर की जा रही हैं। ये हर जगह यूरोप में तैनाती की जा रही है, इजराइल से लेकर करके ग्रीस से होते हुए सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, यहाँ से होते हुए इटली होते हुए ये हर तरफ मेडिटेरियन सी की तरफ ये तैनातियां आखिरकार की क्यों जा रही हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है और इस सवाल का जवाब वही है कि डोनाल्ड ट्रंप बातचीत पर किसी भी तरीके से कोई भरोसा नहीं रखते। उन्हें पता है कि सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही लड़ना है, इसीलिए वो इस युद्ध में और आगे बढ़ते हुए तैयारियों को धार देते हुए नजर आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप तो कई बार ये कह चुके हैं कि हमारी तैयारी पूरी है। ईरान भी ये कहता है कि हमारी तैयारी पूरी है, दोनों ही देशों की तैयारी पूरी है। यानी दुनिया एक बार फिर से ये देखना शुरू कर दे कि अमेरिका, ईरान और इजराइल का सेकेंड फेज का वॉर शुरू हो चुका है। ये कुछ वक्त की शांति, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी कि तूफान के पहले की शांति है। ये कुछ वक्त की शांति तूफान वाली ही शांति है। अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी तेज होते जा रही है। ईरान लगातार अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है, तो वहीं अमेरिकी सेना भी अपनी तैयारियों को धार दे रही है। समझौते की कोशिशें नाकामयाब, दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं। इन सब के बीच में ईरान ने ऐसी धमकी दी जिसे सुनकर के अमेरिका के पसीने छूट गए। ईरान लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, उसे दोबारा हमला करने से बचने की सलाह दे रहा है। लेकिन अमेरिका एक और समझौते की कोशिशों पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर सेना अपनी तैयारियां पुख्ता कर रही है। ईरान ने वैसी धमकी दी है जिससे अमेरिका की पेशानी पर भी बल पड़ गए। ईरान ने अब डर्टी बम के इस्तेमाल की चेतावनी दी है। ईरान के पास करीब 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का बड़ा भंडार है, जिससे रेडियोलॉजिकल प्रदूषण का खतरा होता है। ईरान की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर उस पर बड़ा हमला होता है तो वो संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल कर डर्टी बम जैसे हथियारों का उपयोग कर सकता है। तेहरान की इस धमकी के बाद अमेरिका समेत दुनिया भर की टेंशन बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक डर्टी बम में TNT जैसे पारंपरिक विस्फोटकों के साथ एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि परमाणु विस्फोट जैसा विनाशकारी नहीं होता, लेकिन इसके फटने से बड़े इलाके में रेडियोलॉजिकल प्रदूषण फैल जाता है, जिस वजह से वो इलाका कई दशकों तक रहने लायक नहीं रहता। तेहरान की धमकी से अमेरिका की टेंशन जरूर बढ़ गई है। हालांकि अमेरिका ने इसे ईरान की परेशानी में दी गई धमकी करार दिया है। इस बीच खबर है
कि हॉर्मुज में ईरान ने अंडर वाटर ड्रोन नरवाल तैनात कर दिया है। ईरान के इस कदम ने अमेरिकी नेवी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल नरवाल एक ऑटोनोमस अंडर वाटर ड्रोन है। IRGC ने संकेत दिया है कि एक चुपचाप हमला करने वाला हथियार है। खबरों के मुताबिक 8-9 मई 2026 के बीच हुए एक टकराव में नरवाल ड्रोन ने एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया। दावा किया गया कि ये ड्रोन अमेरिकी जहाज के सोनार सिस्टम को चकमा देकर उसके प्रोपेलर के बेहद करीब पहुंच गया और उसमें फंसकर तकनीकी खराबी पैदा कर दी, जिससे अमेरिकी विध्वंसक को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। उधर अमेरिकी सेना अपनी तैयारी को पुख्ता करने का दावा कर रही है। सेंटकॉम के मुताबिक वो अब ईरानी अंडर वाटर ड्रोन का मुकाबला करने के लिए खास माइन क्लियरेंस और ड्रोन हंटर सिस्टम तैनात कर रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।